तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परपोषण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? परपोषण के प्रकार, यानी परपोषण किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले हम लोग स्वपोषण और परपोषण पढ़ चुके थे, लेकिन अब लोग जो है स्वपोषण पढ़े थे। क्या पढ़े थे? स्वपोषण और परपोषण। परपोषण भी जान चुके हैं और स्वपोषण को भी जान चुके हैं। स्वपोषण वह होता है जो अपना भोजन खुद तैयार कर लेता है, ठीक है, जैसे कि हरे पेड़ पौधे। क्या है? जैसे कि हरे पेड़ पौधे। और परपोषण के बारे में हम लोग बात करें तो परपोषण जो है अपना भोजन नहीं तैयार कर पाता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, उसमें क्लोरोफिल नहीं होती है, और जो है वो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, ठीक है। तो इसी के जो है प्रकार पढ़ेंगे हम लोग कि कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, तो आज हम क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम का लेक्चर 2 वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले लेक्चर 1 वीडियो बना चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रक्रम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप लोग सभी स्टूडेंट एक बार जो है वीडियो को फुल वॉच करेंगे, तभी उसको समझ में आएगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े हैं, ठीक है। ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा और इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर बनाने में जो है तकलीफ़ें होंगी, ठीक है। चलिए, तो आप लोग शुरू से स्टार्ट कीजिए और अंत तक बने रहिए। देखिए, सबसे पहला आपका है कि परपोषण के प्रकार। तो देखिए, परपोषण के प्रकार में पढ़ेंगे कि परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार की होते हैं, ठीक है। परपोषण जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन सा? तो वही पढ़ेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहला आपका आएगा मृतजीवी पोषण। तो मृतजीवी पोषण होता क्या है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रीक शब्द सेप्रोस का अर्थ अवशोषण, यानी जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अतः इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन जो है अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिए, वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं उसे मृत जीवी पोषण या सेप्रोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। इसका कहने का इतना समझने का तात्पर्य यह हुआ कि मृत जीवी पोषण वह पोषण होता है जिसमें जो है जीव किसी मृत जीव जो है मरा हुआ भोजन प्राप्त करता है, यानी मरा हुआ पेड़ पौधा जंतु या कुछ भी चीज़ मर जाता है, उसमें सड़े गले जो है पौधा होता है, सड़े गले जीव होता है, उसी से प्राप्त करता है भोजन, मृतजीवी पोषण, ठीक है। अगर मृतजीवी पोषण नहीं होता तो हमारे वायुमंडल बहुत ज़्यादा दूषित हो जाता, ठीक है। चलिए देखिए, इसी को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। आप लोग सिर्फ वीडियो को अंत तक देखिए। और देखिए, यहाँ से है कि अनेक कवकों, बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ में पोषण इसी विधि से होता है। यानी मृतजीवी पोषण जो है, मृतजीवी पोषण किस में पाया जाता है? कवकों में, अनेक कवकों, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में, ठीक है। और देखिए आगे है कि मृत जीवी अपना भोजन मुख्यतः तरल अवस्था में ही अवशोषित करता है के द्वारा ग्रहण करते हैं। मृत जीवी पोषण जो है तरल अवस्था, यानी जो है गाढ़ा अवस्था, ठीक है। तरल का मतलब होता है द्रव्य, ठीक है। आगे देखिए, मृत जीवी पोषण का प्रकृति में बहुत अधिक महत्व है। जंतुओं और पौधों की मृत्यु के पश्चात उनके मृत शरीर को मृत जीवी अपघटित कर अर्थात सड़ा गला कर उनके मूल तत्वों में बदल देते हैं। ऐसे मूल तत्व पुनः मिट्टी में प्रतिस्थापित हो जाती है और उत्पन्न जो है गैस के वातावरण में मिल जाती है। और आगे तो हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे है कि इन तत्वों को फिर से हरे पौधे मिट्टी से ग्रहण कर अपना भोजन में लाते हैं। यहाँ यही चक्र प्रकृति में निरंतरण चलते रहता है। निरंतरण का मतलब होता है हमेशा, लगातार, ठीक है। ये जो चक्र है जो है प्रकृति में चलते रहता है। इसी कारण मृतजीवी, देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसी कारण मृतजीवी अपघटक भी कहलाते हैं। मृतजीवी, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि मृतजीवी को और क्या कहते हैं, तो आप आंसर में लिखिएगा कि अपघटक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? तो आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर देखें तो है परजीवी पोषण, यानी परपोषण का दूसरा प्रकार परजीवी पोषण। पारासाइट शब्द, ठीक है। पारासाइट शब्द 2 ग्रीक शब्दों
पारा और साइटोस के मेल से बना। पारा का अर्थ होता है बगल। क्या है? पारा का अर्थ पास यानी बगल यानी पास, यही सब होता है। और साइटोस का अर्थ मतलब होता है इस प्रकार के, साइटोस का अर्थ मतलब होता है पोषण। और इसके आगे देखें तो इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि परजीवी पोषण में जो जीव होते हैं, परजीवी पोषण में जीव दूसरे जीव पर निर्भर होकर उसे मारता तो नहीं है, लेकिन उसमें ही रहकर उसका जो भोजन अपने से लेता है, ठीक है, ग्रहण करता है। जैसे कि हम लोग का जो सर में जो होता है ढील, वो भी हो सकता है इसमें। और आगे देखें तो ऐसे जीव का भोजन अनेक अन्य प्राणी के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ होता है। इस प्रकार भोजन करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं, ठीक है। और जिस जीव के शरीर से भोजन यानी परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो पोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोषी कहलाते हैं। परजीवी पोषण अनेक प्रकार के कवक, जीवाणु, कुछ पौधे जैसे अमरबेल जो पौधे होते हैं, और कई जंतुएं जैसे गोलकृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, एंटमीबा, हिस्टोलिका, मलेरिया परजीवी आदि में पाया जाता है ये सब पोषण। चलिए तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया, तो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। परजीवी के तीसरा प्रकार में बढ़ते हैं। परपोषण का तीसरा प्रकार है प्राणी संपोषण। तो हेलोजोइक शब्द दो ग्रीक शब्दों हेलो और जोइक के मेल से बना है। हेलो का अर्थ होता है पूर्ण रूप से या पूरी तरह, ठीक है। और जोइक का अर्थ होता है जंतु, यानी पूर्ण रूप से जंतु में जो भोजन होता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर वैसे जीव जिनमें इस विधि पोषण होता है प्राणी समभोजी कहलाते हैं। वैसे जीव जिनमें इस विधि से पोषण होता है उसे प्राणी समभोजी कहते हैं। आगे देखिए इस प्रकार का पोषण सामान्यतः जंतुओं का लक्षण है तथा यह अमीबा, मेंढक, मनुष्य आदि में पाया जाता है। आगे की पॉइंट की ओर बढ़े तो अगला है आपका कि जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधियां, यानी जीव में अपना पोषण कैसे प्राप्त करते, किस किस विधि के कारण। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जीवों में अलग अलग प्रकार के पोषक की जरूरत होती है, जिससे प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों जो है जीवों में विभिन्न तरीके होते हैं। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के संपूर्ण सतह से खाद्य पदार्थ ग्रहण किया जाता है, जबकि बहुकोशिकीय जीव एवं जटिल जीवों के इसके लिए खास अंग होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पौधों में पोषण। पौधों में पोषण यानी पेड़ पौधे में किस प्रकार के पोषण होते और कैसे होते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर पोषण के आधार पर उन पौधों को स्वपोषी कहा जाता है जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं, और जो स्वपोषी जो अपने भोजन को तैयार कर लेते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे होते हैं। क्या होते हैं? हरे पेड़ पौधे होते हैं। आगे देखिए यहाँ पर जाहिर है कि उन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। जो वे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं वे दूसरे पर आश्रित रहते हैं, ठीक है, यानी दूसरे पेड़ पौधे पर। इस प्रकार के पौधों का दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है मृतजीवी और परजीवी, ठीक है। मृतजीवी जो होता है पौधा अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से ग्रहण करते हैं, जैसे गोबर छत्ता। जबकि परजीवी जो होता है अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों पर आश्रित रहता है, जैसे अमरबेल हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और कैसे होता है, देखिए पर प्रकाश संश्लेषण जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं उसे मूलभूत प्रक्रिया को जो है प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन तैयार करता है पेड़ पौधा उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अतः जो है सभी हरे पौधे में पर्णहरित होता है। पर्णहरित का मतलब होता है क्लोरोफिल, जिसमें सूर्य के प्रकाश को
अवशोषित करने की क्षमता होती है। सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक और आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखिए सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड यानी जिसको हम CO2 बोलते हैं, ठीक है, CO2 और जल का जो आणविक सूत्र होता है H2O का पादप कोशिका में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज के रूप में होता है। इसका मतलब हुआ कि पौधा में जो पाया जाता है क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश की मदद से क्लोरोफिल जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से वो अपना भोजन तैयार करता है, जिससे हम लोग ग्लूकोज के रूप में रखता है वो अपना भोजन, ठीक है। यहाँ पर एक समीकरण भी दिया गया है, देखिए पौधा इस क्रिया द्वारा सिर्फ ग्लूकोज का ही उत्पादन नहीं करते वरन उसमें सूर्य प्रकाश की विकिरण ऊर्जा का भी स्थिरीकरण रासायनिक ऊर्जा में करते हैं जो ग्लूकोज के रूप में संचित रहती है। देखिए यहाँ पर ग्लूकोज का सूत्र भी है, देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है, दोनों जब यहाँ पर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल जब मिल जाता है तो ग्लूकोज में जो अपना भोजन तैयार करता है जिसका सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज का सूत्र ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए अब हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण का स्थान, यानी प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो वह कहाँ पर होता है, पौधों में कहाँ पर होता है, किस जगह पर। तो देखिए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होती है। पत्तियों के पेलिसेड तथा स्पंजी पेरेनकाइमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं। इन कणों की संरचना एवं कार्य दोनों ही बड़े जटिल होते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, चूंकि ये अधिकांश पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं इसीलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। यानी यहाँ तक पढ़ने के बाद हमें पता चला कि प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होता है वह कहाँ पर होता है, तो पत्ती में होता है। कहाँ पर होता है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दोस्तों। आगे देखें तो देखिए पत्तियों की बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस में रंध्र यानी स्टोमाटा मौजूद होते हैं। ये विशिष्ट कोशिका होती है जिनके मध्य में एक छिद्र होता है, ठीक है, उसके छिद्र होता है और ये ही छिद्र के बदौलत जो है ये छिद्र बंद और खुल, ये छिद्र देखिए यहाँ पर है आपका, ये आपका एपिडर्मिस हो गया, क्यूबाइटल यहाँ पर देखिए, और ये छिद्र बंद और खुलने से जो है देखिए यहाँ पर बंद और खुलने, जिनका नियंत्रण जो है बंद और खुलने का नियंत्रण कौन करता है, द्वार कोशिका करता है। वह छिद्र जो होता है बंद और खुलने का जो नियंत्रित करता है द्वार कोशिका करता है, ठीक है। और इन्हीं रंध्रों यानी स्टोमाटा द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु पत्तियों के भीतर कोशिका में विसरण या डिफ्यूजन द्वारा पहुंचती है। और रंध्रों का खुलना एवं बंद होना द्वार कोशिका की स्थिति पर निर्भर करता है। जब द्वार कोशिका जल अवशोषित कर फूल जाती है, ठीक है, जब द्वार कोशिका जब फूल जाती है तो यहाँ पर देखिए रंध्र खुल जाता है और इसके विपरीत जब सिकुड़ जाता है तो रंध्र जो है बंद हो जाता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक यानी पदार्थ। देखिए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक क्या क्या होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला आपका पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा है जल, और चौथा है आपका सूर्य का प्रकाश। तो एक एक को बारीकी से पढ़ेंगे। पहला है आपका पर्णहरित यानी क्लोरोफिल। हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया केवल हरे पादपों में होता है, पर वास्तव में पौधों का हरा रंग होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि लाल और भूरे रंग का भी पौधा होता है, ठीक है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वे कुछ समुद्री घास एवं अन्य पौधों में भी होती है। अतः प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधों का रंग उतना महत्व नहीं रखता है, यानी ऐसा नहीं रखता है महत्व रंग की वह हरा होना चाहिए, वो लाल भी हो सकता है, ठीक है। और आगे देखें कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधों का रंग उतना महत्व नहीं रखता जितना कि पादप कोशिका के भीतर हरेक वर्ण जो है हरे वर्णक यानी पर्णहरित यानी क्लोरोफिल जो उपस्थिति होती है, ठीक है। क्लोरोफिल की उपस्थिति सभी पौधों में होनी चाहिए, तब वह भोजन तैयार कर सकता है। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में केवल क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही संभव है, क्योंकि क्लोरोफिल ही वह
वास्तविक अणु है जिनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है संभव होती है, यानी संपन्न होती है। यानी कि क्लोरोफिल अणुओं की प्रकाश संश्लेषी इकाई है। क्लोरोफिल जो है अणु प्रकाश संश्लेषण का महत्वपूर्ण इकाई है। तो ये था आपका कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के लिए जो है आवश्यक घटक यानी पदार्थ। पहला जो आपका क्लोरोफिल पढ़ चुके हैं। अब आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। तो यहीं पर समाप्त करते हैं इस वीडियो को। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को